अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 56 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। अच्छा जी, अभी तक हमने जितनी रेक्टिफिकेशन की है उसमें आपने गौर किया हो तो हमारी हमेशा रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट हमारे बराबर होते थे। ठीक है, तो जिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर हो वो रॉन्ग एंट्री ट्रायल के फेज से पकड़ी नहीं जाती। मिसाल के तौर पे हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किया था। रॉन्ग एंट्री में मशीनरी डेबिट, हालांकि रॉन्ग एंट्री है, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 50-50 बराबर, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 10-10 बराबर, रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट बराबर 30,000, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट बराबर 50,000, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट 8-8,000 बराबर, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 10,500 बराबर। जितने भी सवाल किए, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 50, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट 50, 8वां सवाल भी किया था हमने, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 30,000, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट 33, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 28-28, रिपेयर डेबिट कैश। हर रॉन्ग एंट्री के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट बराबर नजर आए, इसीलिए कोई सस्पेंस नाम की चीज अभी तक हमने देखी नहीं थी। तो जिस रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर नजर आए वो रॉन्ग एंट्री ट्रायल के फेज से पकड़ी नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि डेबिट और क्रेडिट तो सेम हो गया, गलत जगह पे भी चला गया तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस तो बराबर है, डबल एंट्री जो बराबर हो गई तो ट्रायल का जो टोटल होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आज हम ऐसे एरर्स की बात करने लगे हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते। पहले उनकी बात करेंगे और फिर ऐसे एरर्स की तरफ जाएंगे जो ट्रायल के फेज से ही पकड़े जाते हैं, जिसमें सस्पेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये ट्रांसपोजिशन एरर नाम की एक चीज भी आपने पढ़ी होगी, इसको रीड कर लीजिएगा, ये जनरल है, इसको मैं इस टाइप में नहीं डाल रहा जो ट्रायल के फेज से पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है ना, इसको हम इंशाल्लाह एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा और उसकी एंट्री बताऊंगा और फिर उसका नाम हम बाद में देखते चले जाएंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपकी वालदा मोहतरमा ने घर पे दाल बनाई, पिछली क्लास में मैंने कहा, और उस दाल में नमक डालना भूल गई। दाल बनाई, दाल में नमक डालना भूल गई, तो क्या करना चाहिए? डाल देंगे नमक। और इस एरर को क्या कहेंगे? नमक डालना ओमिट हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, आपने चाय बनाई, चीनी डालना भूल गए, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो क्या करेंगे? चीनी डाल देंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर उमर फॉर 3700 ऑन क्रेडिट। आगे बात बाद में देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया। अगर उमर को चीजें उधार पे बेची हैं तो ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर उमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 3700 से, ये होना चाहिए था। अब अकाउंटेंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, उसने रिकॉर्डिंग की ही नहीं, सिंपल। ठीक है, तो जो होना था वो नहीं हुआ, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो कर लेंगे, डेटर उमर डेबिट सेल्स क्रेडिट 3700 से। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर तो है, डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस एंट्री को, इस एरर को कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहा जाता है जी? एरर ऑफ ओमिशन। देखें 2 से 3 बार आई कैप ये बात पूछ भी चुका है। आई कैप यूं बोलेगा, सवालों के अंदर बोलता होता है जैसे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते। तो उनमें सबसे पहला एरर कौन सा आया? एरर ऑफ ओमिशन। सिरे से कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ट्रायल की सेहत पे तो डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें अब अगली। इस एग्जांपल के अंदर कहता है रेंट पेड 5700, रॉन्गली के बाद में देखते हैं। रेंट पेड कितना है? 5700। ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5700 से, ये एंट्री होना चाहिए थी। ठीक है जी, हैड रॉन्गली बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गलती से एंट्री कर दी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5700 से। अब अकाउंटिंग में आपने हेड्स पढ़े थे शुरू में इंट्रो में। ठीक है, मेन 5 हेड्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। अब एक एक्सपेंस ही था
एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया लेकिन एक्सपेंस का नाम गलत एक्सपेंस की जगह पे रिकॉर्ड कर दिया। मेन हेड की गलती तो नहीं हुई, ठीक है ना। मेन हेड क्या है? एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस रिपेयर रेंट डेबिट होना था, गलती से रिपेयर डेबिट हो गया। तो इस रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ट्रायल के फेज से पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसको सही करना हो तो क्या कहेंगे? रेंट डेबिट होना था, रेंट डेबिट नहीं हुआ तो कर लें, और रिपेयर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, ठीक है। और इस एरर को कहा जाता है एरर ऑफ कमीशन। क्या कहा जाता है जी? एरर ऑफ कमीशन। इसको हम आसान अल्फाज में लिखें तो ये सब हेड की गलती है। क्या है जी? सब हेड की गलती। यानी एक्सपेंस एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड हुआ है, एसेट नहीं बना लिया गलती से हमने, लेकिन गलती तो है, ठीक है। तो दो एरर ऐसे पढ़ लिए हमने जो ट्रायल के फेज से नजर नहीं आते। पहला एरर ऑफ कमीशन, सिरे से एक रिकॉर्डिंग की ही नहीं। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, सब हेड की गलती होगी, लेकिन अगेन रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो ट्रायल के फेज से पकड़ा नहीं जाएगा। दो हो गए। तीसरी एग्जांपल, रेंट पेड ऑफ 1700 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू, ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1700 से, लेकिन गलती से कर गए एसेट को डेबिट, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट कर गए 1700 से, बाकी तो खामोश है, ठीक है। तो एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, गलती से एसेट रिकॉर्ड कर गए, यानी मेन हेड की गलती हो गई। लेकिन रॉन्ग एंट्री में अगेन डेबिट क्रेडिट बराबर, डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो ट्रायल में तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट जो बराबर हो गया। लेकिन एरर तो है, और एरर किस चीज का है जी? मेन हेड गलत हो गया, एक एक्सपेंस को गलती से एसेट बना दिया, मेन हेड की गलती, ठीक है। इसको कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है जी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, मेन हेड की गलती, मेन हेड की गलती, ठीक है बच्चों। तो तीन एरर्स अभी तक हमने ऐसे पढ़ लिए जो ट्रायल के फेज से नजर नहीं आते। कौन कौन से? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन सब हेड की गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल मेन हेड की गलती। लेकिन तीनों में डेबिट क्रेडिट रॉन्ग एंट्री के अंदर बराबर है, इसलिए पकड़ में बात नहीं आती, ट्रायल के फेज से पकड़ में नहीं आती जी। नेक्स्ट एग्जांपल, क्रेडिट परचेज ऑफ 779 was recorded in both accounts as 797। क्रेडिट परचेज यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 779 से, पर गलती से दोनों अकाउंट्स में ये एंट्री हो गई परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट ही हुआ है, इस बारे में कोई गलती नहीं है, लेकिन परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 797 से। इसको ट्रांसपोजिशन एरर भी तो इसी को ही कहते हैं। 779 को गलती से 797 कर गए, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये रॉन्ग अमाउंट की एंट्री डबल पूरी हो गई है, डबल एंट्री ही, तो इसको कहा जाता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहा जाता है जी? ओरिजिनल एंट्री ही क्या हो गई? गलत, और हुआ भी क्या है? ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रांसपोजिशन को अलग से नहीं पढ़ाया। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? परचेजेस ने डेबिट होना था 779 से, हो गया 797 से ज्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर लें। 779 माइनस 797 कितना बनता है? क्रेडिटर क्रेडिट होना था 779 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए डेबिट कर दो, तो क्रेडिटर भी 18 से डेबिट। तो ये एरर कौन सा है जी? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ है? रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो ये भी पकड़ में नहीं आता, ठीक है। बात कर रहे हैं हम ऐसे एरर्स की जो ट्रायल के फेज से नजर नहीं आते। तो हमने ये बात की है कि वो एरर्स जिनकी रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट की फिगर बराबर होगी वो ट्रायल के फेज से नजर नहीं आएंगे। अभी तक कौन से चार एरर्स हमने पढ़ लिए? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लास्ट है कंपनसेटिंग एरर। इसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई, इसकी एग्जांपल ये लिखें, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 150, कहीं साइड पे कहीं पे लिख लें, राइट साइड पे बुक पे थोड़ी सी जगह है वहां पे लिख लें, कहीं पे भी लिख लें जी। एग्जांपल है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 150 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल इन बोथ अकाउंट। यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ऐसे ही है ना। 150 से परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से कर गए डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब एक डेबिट ने दूसरे डेबिट को कंपनसेट कर दिया बेसिकली। अगेन डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हैं,
ट्रायल के फेज से पकड़ा नहीं जाएगा। इसकी रेक्टिफिकेशन करनी होगी तो क्या करेंगे भाई, जो होना था वो नहीं हुआ वो कर लें। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कर लें। और रॉन्ग हो गया डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इसको रिवर्स करना है सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट करके। तो ऐसा एरर जो कंपनसेट कर दे, एक एंट्री का इफेक्ट दूसरी एंट्री के इफेक्ट को कंपनसेट कर गया, इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। क्या कहा जाता है जी? कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, इसमें भी अगेन मसला वही है, रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर। तो ट्रांसपोजिशन एरर मैंने अलग से नहीं पढ़ाया, आई कैप 2 से 3 बार ये बात पूछ चुका है सवाल के अंदर। याद आया मुझे, सोल्यूशन आप लोगों के लिए बन गया, लेकिन कॉपी कराना भूल गया हूं मैं। अब कल इंशाल्लाह मैं कॉपी करवा दूंगा वो IS 20 वाले गवर्नमेंट ग्रांट वाले जो एग्जांपल्स नहीं थी, वो लेक्चर नोट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, उस पर तो थोड़ा सा 2-4 चीजें चेंज करवानी है मैंने। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए थे, उनके अलावा बाकी सोल्यूशन मैं आपको फोटो कॉपी कर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा माजरत वापस आए, बात ये हो रही थी कि ट्रायल के फेज से आई कैप ये सवाल इस तरह से करता है कि ट्रायल इज अ टूल टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, लिस्ट डाउन द एरर्स व्हिच आर नॉट आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द फेस ऑफ ट्रायल। तो सिर्फ लिस्ट नॉर्मली करना होता है। तो फिर कौन कौन से 5 एरर्स मैंने आपको पढ़ाए? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें ट्रांसपोजिशन भी फिट कर लिया हमने, ठीक है, और कंपनसेटिंग एरर। ये 5 एरर ऐसे एरर हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट रॉन्ग एंट्री में बराबर होता है, इसलिए ट्रायल के फेज से ये पकड़ में नहीं आते। ठीक है, अब हम एक ऐसा एरर करते हैं जो जिसमें रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा, ट्रायल के फेज से ही पकड़ा जाएगा। कैसे? ये एक एग्जांपल अब मैं यहां पे बना रहा हूं। इसको थोड़ा मैं चेंज करूंगा, पिछली क्लास में डिफरेंट था। अच्छा, एक छोटा सा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बस 2 ट्रांजेक्शन, बाकी चीजें छोड़ें। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ 100, एंट्री होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसे ही है। 100 रुपए से कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, नोट नहीं करना, सिर्फ देखें, बाद में पिक्चर ले लीजिएगा। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 120, उधार पे चीजें बेची, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 120। ठीक हो गया जी, सवाल खत्म। क्लोजिंग बैलेंस कैश का 100 बैलेंसिंग, कैपिटल का भी 100, डेटर का 120 और सेल का भी 120। ठीक है, और जो आपके सामने ट्रायल है उसमें नजर आ रहा है आपको कैश 100, कैपिटल 100, डेटर 120 और सेल 120, और टोटल आ गया 220। ट्रायल बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक होगी। अब हमने बहुत सारी रेक्टिफिकेशन की है, उसमें रॉन्ग एंट्री हमेशा बराबर होती, डेबिट क्रेडिट उसका हमेशा बराबर होता था, ठीक है ना। तो अब हम एक ऐसा एरर करते हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा। जो क्रेडिट सेल 120 है ना, वो डेटर के अकाउंट में 90 रुपए डेबिट हुई और सेल्स अकाउंट में 120, यानी एंट्री होनी चाहिए थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 120 से, और एंट्री करके डेटर 90 से डेबिट और सेल 120 से क्रेडिट। अब ये गलती क्यों हुई ये सोचना आपका काम नहीं है, होगी बस उसने डेबिट जो है वो 90 से गलती से कर दिया होगा, ध्यान किसी और तरफ चला, कुछ भी हो सकता है, बस ऐसी एंट्री हो गई जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। अब जब क्लोजिंग बैलेंसेज आए तो 90 है, ये 120 है। अब डेटर का क्लोजिंग कितना आ रहा है? 90, और क्रेडिटर सेल्स का, अब जरा टोटल करें तो 190 और अब ट्रायल का फेस ही बता रहा है कोई गड़बड़ हो गई है, डेबिट क्रेडिट ही बराबर नहीं है। ठीक है, अब मुझे जरा सोच कर बताएं किस तरफ बैलेंस कम है? डेबिट साइड, यानी अगर मैंने इसको बैलेंस करना है तो मैं किस तरफ 30 रुपए डालूं? डेबिट साइड पर। अब ये कहानी आपको नहीं पता होती कि ये हुआ है, ठीक है ना, ये तो आपके सामने ही नहीं, आपके सामने ट्रायल पड़ा, ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। अब अकाउंटेंट को नहीं समझ आ रही है 30 क्या है, तो उसने 30 यहां पर डेबिट साइड पर लिखकर इसके आगे लिख दिया सस्पेंस, और ये 190 अब काट कर उसने 220 कर दिया। ठीक है, ऐसे लिख दूं 220, ठीक है, जबरदस्ती इक्वल कर लिया। ठीक है, यानी ट्रायल का डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, या ट्रायल में सस्पेंस नजर आ जाए और फिर बराबर हुआ पड़ा, मतलब तो वही है ना, बराबर नहीं हो रहा था, 30 डाल के बराबर किया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऐसी गलती हुई है जिसमें रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था।
अब ये फिर सवाल आपको, ये सवाल इस तरह से आएगा, ये ट्रायल आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंट्रो में पीआरसी के अंदर, जब फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रायल के अंदर सस्पेंस आता होगा, कुछ ना कुछ वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप सारे हिलाए जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ा, सारी दुनिया पढ़ के आई है, आप भी पढ़ लेते वहां पे, पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब गलती के बारे में सवाल बता रहा है, कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 120 वर डेबिट टू डेटर अकाउंट एज 90 एंड क्रेडिट सेल अकाउंट एज 120। पिछली क्लास में मैंने यहाँ पे 120 लिखा था, यहाँ 90, लेकिन फिर अगली एग्जांपल में भी सेम ही था, इसलिए मैंने इस दफा बदल दिया ताकि अगली में क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकले, सस्पेंस का इस बार डेबिट पे निकल रहा है। चले, अब ये गलती आपके सामने, ये सवाल है आपके सामने, अब आपने इस गलती को सही करना। जब आप अकाउंटिंग में करेक्शन ऑफ एरर करेंगे तो सस्पेंस का वजूद खत्म हो जाएगा। कैसे? आपने कहा ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए थी, बताएं क्या एंट्री होना चाहिए थी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 120 से, पर गलती से एंट्री क्या हो गई? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट तो हुआ, लेकिन डेटर 90 से और सेल्स 120। पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं। ये अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो फिर ट्रायल में तो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अब रेक्टिफाइंग एंट्री जब आपने करनी है तो आप क्या कहोगे? डेटर 120 से डेबिट होना था, डेटर 120 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, 90 से सिर्फ डेबिट हुआ है, तो मजीद डेबिट कर लो 20 से, 30 से। नेक्स्ट, सेल्स क्रेडिट होनी थी 120 से, सेल क्रेडिट हो गई 120 से, तो कुछ ना करो। अब एंट्री खाली खड़ी है, सारे टिक लग गए हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं, तो डेबिट तो डेटर को 30 से कर दिया, क्रेडिट किसे करें? इस तरह से जब चारों शाने चित हो जाए तब आपने यहां पर सस्पेंस अकाउंट का नाम लिखना है 30। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, ठीक है। अब ये सारी कहानी सामने आते हुए आपको समझ लग चुकी है कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़, आपके ट्रायल में गड़बड़ है। किस किस अकाउंट में गड़बड़ है? एक तो ये सस्पेंस मनूज पता नहीं क्या चीज है, एक तो इसको पकड़ो, सस्पेंस को लाकर यहां पर लिखो सस्पेंस। अब ओपन करने का तरीका क्या है इस सस्पेंस अकाउंट को? बड़े ध्यान से देखना, आई कैप ये टेस्ट कर रहा है आजकल, कहता है सस्पेंस अकाउंट बना लो। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का तरीका क्या है? ट्रायल के अंदर सस्पेंस का बैलेंस किस तरफ आ रहा है? मिसाल के तौर पे ट्रायल में अगर कैश की फिगर गलत है, मैं उसको रीओपन करना चाहूं तो मैं कैश को किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड पे नहीं लिखूंगा, अनएडजस्टेड कैरी डाउन क्या है, और बोलो। तो ट्रायल में अगर बैलेंस जो है वो सस्पेंस का डेबिट साइड पे नजर आ रहा है तो मैं यहां पे इसको एज पर ट्रायल लिखूं या अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखूं, जो भी लिखूंगा किस तरफ? डेबिट साइड, ठीक है। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कह रही है? डेटर भी हिट हो है, इसका मतलब ये जो डेटर का बैलेंस है ये बैलेंस भी सही नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी फिर एडजस्टेड डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और ये डेबिट बैलेंस है ना, तो इसको मैं कहूंगा अनएडजस्टेड कैरी डाउन जो है वो 90 का, ये डेटर का गलत है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे एंट्री होती कि सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होता तो फिर सस्पेंस का लेजर ओपन करें तो किस तरफ लिखते? क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। डिफरेंस इन ट्रायल किस तरफ था? डेबिट साइड पे, तो सस्पेंस का लेजर जब ओपन करेंगे तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर क्रेडिट पे बैलेंस आए तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, देखो डेटर को 30 से कर दो डेबिट, सस्पेंस को 30 से कर दो क्रेडिट, यहां पे लिख दो डेटर, यहां पे लिख दो सस्पेंस, ठीक है। अब जब ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपने पास की तो सस्पेंस का बैलेंस कितना आ रहा है? सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं बचा, सस्पेंस का वजूद खत्म, ठीक है। और एडजस्टेड कैरी डाउन आपके पास कितना आ गया? ये छोटी सी एग्जांपल इसलिए बनाइए ताकि आपको सही समझ आए। हाँ देखो 120 ही होना चाहिए था, नहीं था, अब आ गया। अब अगर मैं करेक्ट ट्रायल बनाऊं दोबारा ऐसे ही, तो इस ट्रायल के अंदर वो तो बाकी सब सेम ही होना है ना, कैश 100 कैपिटल, इसमें तो कोई चेंज थी नहीं, मैंने वैसे ही बस 2-4 आइटम डालने के लिए लिखा था, ठीक है ना। 100, फिर डेटर 120 एडजस्टेड हो गए, और सेल्स 120 पहले ही थी, और सस्पेंस नाम की कोई चीज अब नजर नहीं आ रही ट्रायल में। यही आपकी अकाउंटिंग का कमाल है, पढ़े लिखे अकाउंटेंट ऐसे ही होते हैं, उनके ट्रायल में सस्पेंस नहीं आता। अगर कोई सस्पेंस आ भी रहा था तो आपने उसको क्या कर दिया? रिमूव। ये बात समझ आई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जी सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब आएगा जब रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो, ठीक है। ये मैं इसलिए छुपा दिया मैंने क्योंकि ये आपके सामने नहीं होती कहानी, आपके सामने सवाल यहां से शुरू होता है कि जी ये ट्रायल है उसमें सस्पेंस आ रहा है, ये क्या है? फिर सवाल बताता है कि एक एंट्री ऐसी हुई है जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो आप वही अपना ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करते हैं और काम खत्म हो जाता है। जी बच्चे,
बेटा डेबिट क्रेडिट साइड जब बराबर नहीं होगी तो बराबर करने के लिए माइनस तो नहीं ना करेंगे, एक साइड कम है बैलेंस की उसको बढ़ाएंगे सही। माइनस कभी फिगर नजर आई ट्रायल में? होती नहीं, बैलेंसेस आते हैं। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब थोड़ा सा सवाल को और जरा प्रोफेशनल वे में क्या चीज देखो, ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो आप, सवाल टू सवाल देखेंगे। ठीक है, अननोन रिसीट पेमेंट्स नहीं, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं अभी फिलहाल, थोड़ा सा इसको पक्का कर लें दूसरे सवाल में। ठीक है, जिसके लिए सस्पेंस आ जाएगा। अननोन रिसीट पेमेंट्स डबल एंट्री वाली भी तो मिस हो सकती है, तो पूरी डबल एंट्री मिस हो तो एरर ऑफ ओमिशन में चला गया फिर। तो इस तरह की कोई बात ऐसे नहीं करनी फिलहाल, सवाल टू सवाल वेरी करता है। फिलहाल तो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, ये करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 पेज 151 पे है। अच्छा बच्चों, सवाल आपके सामने है। इस सवाल को देखते ही क्या नजर आया पहली नजर में? ओए ओए ओए, ट्रायल की डेबिट क्रेडिट साइड बराबर नहीं है, मतलब एक ऐसा एरर हुआ पड़ा है जिसमें डेबिट और क्रेडिट रॉन्ग एंट्री में बराबर नहीं है। कुछ और स्पेसिफिक चीजें भी बताऊंगा जिनकी वजह से सस्पेंस आता ही आता है, वो बाद में। फिलहाल ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसके लिए ना मैंने पिछली क्लास में ओपन किया था, लेकिन जो ना मेरा नाराज हुआ था लैपटॉप, 10-12 दफा हैंग हुआ है पिछली क्लास में। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर में मैं जरा वर्ड वाली फाइल खोलना चाह रहा था, और इसमें एग्जाम्पल 1 पे ये मैंने इसलिए ओपन किया कि जरा मैं ना यहाँ पे आपको वो तरीका जो थोड़ी पहले बता रहा था वो करके दिखा। ये जी हमारा ट्रायल है, इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, और अब अकाउंटेंट ने क्या किया, उस अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रही थी ना, इसीलिए तो उसने क्या करना है, अब उसने इसको बराबर करने के लिए देखना है दोनों में डिफरेंस। हैवियर साइड कौन सी है? डेबिट। अब ये मेरी एग्जांपल में क्रेडिट हैवियर थी ना, मैंने वो उलट कर दी। ठीक है ना, असल पिछली क्लास में वो भी एग्जांपल जब बनाई थी ना तो दोनों एक जैसी होगी थी, तो मैंने कहा था आपकी क्लास में बदल दूंगा। खैर, अब मुझे देखो ट्रायल को फेस को देख मुझे बताओ, ट्रायल के फेस को देख मुझे बताओ कौन सी साइड हैवियर है? डेबिट। तो फिर बैलेंस करने के लिए बैलेंस किस तरफ डालें? क्रेडिट साइड। कितना दोनों का डिफरेंस निकाल कर दो, कितना? 1,13,1,500। ये जब आएगा तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,4,2,500। ठीक है, ये भी मैं ऐड कर रहा हूं। ये जबरदस्ती हमने बराबर किया। ठीक है, लेकिन इस 131 के सामने अब फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? इसके आगे लिखना पड़ेगा, ये सस्पेंस है, पता नहीं है अकाउंटेंट का, पता नहीं है ये क्या है, पता नहीं है। अब नीचे वाली एडजस्टमेंट आपको लिख के दी हुई है, ठीक है ना? तो सस्पेंस अकाउंट आ गया जी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नजर आ रहा है, और ये ट्रायल जबरदस्ती बैलेंस कर दिया गया। ठीक है, सारे को ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ट्रायल इसने जबरदस्ती बैलेंस कर दिया। लेकिन अब ये कौन सा ट्रायल है जिसमें सस्पेंस हो? ये तो गलती है। ठीक है, अब या ट्रायल बराबर ना हो या ट्रायल में सस्पेंस हो, ये दोनों एक ही बात है ना। सस्पेंस डाल के बराबर किया है, मतलब पहले बराबर नहीं था ना। ठीक है, तो पता लग गया कि कोई ऐसी रॉन्ग एंट्री हुई है जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं। ठीक है, अब इस ट्रायल को देखते हुए मैं थोड़ा सा यहां पर आता हूं और आके यहां पे सस्पेंस अकाउंट पहले ओपन करवाता हूं आपसे जी। सस्पेंस अकाउंट अब मुझे बताओ जरा देखकर, इस सवाल में नजर नहीं आ रहा था इसलिए सवाल मैंने यहां पे वो ऐड नहीं हो सकता था, वहां पे इसलिए ऐड किया जी। सस्पेंस किस तरफ बैलेंस दे रहा है? क्रेडिट। तो जब लेजर को रीओपन करेंगे तो एज पर ट्रायल लिख लो या अनएडजस्टेड कैरी ऑन, आपकी मर्जी है। एज पर ट्रायल लिख लो या अनएडजस्टेड कैरी डाउन, बार बार कह रहा हूं, आपकी मर्जी है। कितना बैलेंस दी? 131,500। ठीक है, ये सस्पेंस को मैंने रीओपन किया। अब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, वो कहता है, यहीं से पढ़ लें। ओ, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 131। हैज को बाद में देखते हैं, गलती क्या है, पहले ओरिजिनल बताओ। क्रेडिट परचेज है तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट कितने से? 1,31,500 से। ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, हैज बीन पोस्टेड टू परचेजेज अकाउंट। अच्छा, अब अगली बात पता है क्या है? अगर यहां तक की बात होती तो हम कहते क्रेडिटर क्रेडिट हो गया है, आज तक ऐसे ही करते थे ना। दूसरे एंड के बारे में सवाल खामोश है तो सही अज्यूम करते थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, और क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं।
हमने तो ये एंट्री देखी थी अभी कि चलो कुछ ना कुछ हो गया था, पर बराबर नहीं था। यहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं, बस डेबिट, ठीक है, डेबिट परचेजेस, और कुछ भी नहीं हुआ। अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो हमने कहा परचेजेस को डेबिट करना था वो कर दिया, कुछ ना करें। क्रेडिटर क्रेडिट करना था, नहीं हुआ, कर दें। और अब देखें सारा कुछ तो टिक हो गया, तो अब फिर क्या करें, मजबूरी में फिर सस्पेंस को डेबिट कर दें 131। ये हमने करेक्शन शुरू कर दिया क्योंकि हमारे सामने ये ट्रायल आ गया, तो एरर को करेक्ट करने लगे हैं। ठीक है, अब हम करेक्शन करेंगे, जरूरी नहीं है एक ही एंट्री हो, 3-4 एंट्री से मिलकर भी सस्पेंस आ रहा होगा, सवाल करेंगे आप, जाहिर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हमने इसकी करेक्शन करनी है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पोस्ट करनी है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है, और क्रेडिटर भी मतलब हिट हो रहा है। ओ भाई साहब इसको देखना, क्रेडिट भी क्या, क्रेडिटर भी क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो क्रेडिटर का बैलेंस नजर आ रहा है ना 17,000, ये भी अनएडजस्टेड है, रेक्टिफाइंग एंट्री में जो हिट हो रहा है। तो फिर क्रेडिटर के लेजर को, इसका बैलेंस क्रेडिट है ना, मैं कहूंगा अनएडजस्टेड कैरी डाउन है ये 17,000। अब रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी है जी, सस्पेंस का अकाउंट कर दो डेबिट 131,500 से, और क्रेडिटर का अकाउंट कर दो क्रेडिट 131,500 से। यहां पे लिखो सस्पेंस, और यहां पे लिखो, हाँ बस इसी बात पे आ सकते हो तुम, पेपर पास नहीं करोगे तो बस ही होगी, सस नहीं होगी, बस होगी फिर, और कंडक्टरी होगी। अच्छा जी, ले जी, सस्पेंस का बताएं, सस्पेंस का तो कला कमा हो गया, सस्पेंस इज नो मोर, सस्पेंस नहीं रहे। एडजस्टेड कैरी डाउन 1,500, ये क्रेडिटर का सही वाला बैलेंस आ गया। ठीक है जी, गलती सही हो गई। अब जब गलती सही है तो देखो सस्पेंस, ये वाला सस्पेंस अब गायब हो गया। ठीक है, ट्रायल में सस्पेंस नहीं आएगा, ट्रायल में ये 17,000 चेंज होकर 148, अगर नया ट्रायल बनाए तो 500 आ जाएगा, और ये भी 342,500 होगा, और इस ट्रायल में कोई सस्पेंस नहीं होगा। ये आपकी अकाउंटिंग है। ठीक है, ये नीचे सोल्यूशन ऐसे हुआ हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या थी, जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई करो जी, ये हो गई। सस्पेंस अकाउंट बनाओ जी, बन गया। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वो जी ये बन गया, यही भी बना दिया। ठीक है, लेकिन नीचे सोल्यूशन हुआ हुआ है, रेक्टिफाइंग एंट्री, फिर सस्पेंस अकाउंट, और ये ट्रायल, जिस ट्रायल के अंदर क्रेडिटर 148,500 पे आ रहे हैं, और ये दोनों बराबर हैं, और सस्पेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये था जी सस्पेंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने सोचा था कि बैड डाउटफुल डेट भी रिवाइज करा लूंगा, 13वां सवाल भी हो जाएगा, लेकिन बैड डाउटफुल डेट ही रिवाइज नहीं हुआ, वही होता रहा, क्लास खत्म होगी। टाइम सारा अभी देखोगे कहां गया, अभी देखोगे डेटर की रिवीजन, प्रोविजन की रिवीजन करनी है, बच्चों को याद नहीं है। एक दो बच्चे ऐसे निकला जिन्होंने कहा जी हम तो एएफसी करके आए थे, कर लिया फिर हमने रिवाइज सारा, कोशिश करके। वैसे तो करना ही था, मैं कह ज्यादा कराना, जितना कराना उसी कराना से, मतलब कि मैं आधा घंटा समझ रहा था, लेकिन पौने घंटे से भी बात ऊपर चलेगी जरा उस क्लास में। हो सकता है आप आधे घंटे में कर लें, 15 मिनट पहले छुट्टी, कोशिश तो करें, नियत तो करें समझने। हाँ जी, पीआरसी में बैड डाउटफुल डेट नहीं पढ़ा, वो हाथ खड़ा करें। आज तक बैड डाउटफुल डेट का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हाथ खड़ा करें, शर्म नहीं करें। तो तुम तो बेशरम आदमी। मैं पीआरसी की बात वापस लेता हूं, मैं ये कह रहा हूं जिस वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने बैड डाउटफुल डेट का नाम पहली बार आज सुना, एक हाइब्रिड में, 2 हाइब्रिड में, तुम हाथ चलो, एएफसी से हूं, चलो अच्छी बात, अच्छी, कोई बात। आज की क्लास के बाद हम सब इस नाम को सुन चुके होंगे, और जितना कुछ जरूरत है हमें वो पता भी होगा। और बैड डाउटफुल डेट यहीं पर नहीं भाई, ध्यान से ये आज का आधा पौना घंटा एफआर 1 के अंदर तो यूज होना ही होना है। फाइनल अकाउंट के तकरीबन हर सवाल में इसकी एडजस्टमेंट होती है, इसमें फाइनल अकाउंट कह रहा हूं करेक्शन में। ठीक है, लेकिन बेटा चुप कर जाए, लेकिन एफआर 2 में जाकर भी इसने यूज होना है, आईएएस 12 के टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। आज का पौना घंटा इसलिए पौना घंटा लग गया था, देखा 8-10 बच्चे निकल आए, कोई हाइब्रिड में, कोई इधर, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बैड डाउटफुल डेट का नाम सुना है ना, शर्म की बात। यार ये लेजर शैजर मिटा लेते हैं, जरा तरतीब बदलेंगे। अच्छा जी बच्चों, पहले जरा नॉर्मल वाला सवाल करते हैं, फिर नॉर्मल वाला। ये लिखा रहे, देखें जी, प्लीज बेटा बस कर दें, चुप कर दें, वास्ता जे चुप कर जाओ।
किसे पीर फकीर दा पेज नंबर 480 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन हम करने लगे हैं। 7 भी करेंगे अभी अभी इंशाल्लाह और 8 भी करेंगे। इस पे हमें लगेगा तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का टाइम। फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे इधर और ये 2 एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक प्रोविजन का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी रह गया है, और रिकवरी का भी, वो थोड़ी सी बात कल कर लेंगे हल्की फुल्की। आज उसके अलावा रिवीजन कर लेते हैं। जी बोले। बेटा वो देखो, प्रैक्टिकली अगर सस्पेंस हो तो अकाउंटेंट हर चीज को देखकर ढूंढता है, लेकिन आपको सवाल में अगर ट्रायल में फर्क मिल गया है ना, तो फिर आपको बताएगा ये फर्क कहां पे, आपने उसको सही नहीं करना। आप इंडिविजुअली सारे अकाउंट्स कैसे ओपन करोगे? आपको किताबें दे देंगे उस बिजनेस की उठा के? ऐसा नहीं है। ट्रायल आपके जी हाँ, तो यहाँ पे बताएगा गलती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में बैठे होगे तो आप खुद ढूंढोगे गलती कहाँ पे है। सस्पेंस बना के फिर ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा, और कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने, आप खुद ही खुद को बचाओगे। आप ढूंढोगे भाई, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर कोई और आके ढूंढेगा और आप नालायक अकाउंटेंट नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर वो बेइज्जती भी करेगा। काम तो होना ही है, सस्पेंस को रिमूव तो करना ही है अकाउंटेंट ने, ठीक है। मिल जाती होती है अल्हम्दुलिल्लाह गलती पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को, ठीक है। अच्छा, ओ अहम बात तो मैं भूल ही गया, भाई की बात से बरकत से याद आया। ये कुछ चीजें हैं, देखो वहां पे यहाँ पे तो ये बात हुई ना, वो मैंने कहा ट्रांसपोजिशन एरर चलो पढ़ लेना एक बार, लेकिन ये 6 की बजाय मैंने 5 आपको कहे। हमने वो एरर्स देखे जो ट्रायल के फेज से पकड़ में नहीं आते। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद फिर अगली बात हुई वो एरर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में जो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट का वजूद आता है, वो कौन से एरर होते हैं। उसमें मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि जिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, ये सबसे कॉमन तरीका है। लेकिन कुछ मुश्किल चीजें भी हैं जो एक बार पढ़ लेंगे तो इससे बाहर मेरा नहीं ख्याल कोई एडजस्टमेंट सस्पेंस की आने वाली है, वो आपने अब पढ़नी है, ठीक है, घर जाके आज लाजमी। कौन कौन सी? ये एग्जांपल्स ऑफ एरर व्हिच हैव एन इफेक्ट ऑन सस्पेंस अकाउंट। कौन से एरर्स हैं जो सस्पेंस को इफेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, an entry already passed in the books whose debit and credit does not agree। ये तो एक मैंने बता भी दिया था। इसके अलावा कुछ ऑब्वियस चीजें हैं जो जहन में रख लेना, जिनके ट्रांजैक्शन में नजर आने पर सस्पेंस को हिट कर लेना। वो कौन कौन सी चीजें हैं? कास्टिंग एरर किसे कहते हैं जी? काउंटिंग, कास्टिंग, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे टोटल करते हुए गलती होगी, कोई फिगर मिस होगी, कोई ज्यादा होगी, कोई ट्रांसपोजिशन एरर लग गया, कास्टिंग कैलकुलेशन एरर आ गया। अकाउंट में आ गया या डे बुक में आ गया? डे बुक्स का पता है? डे बुक्स, हाँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आपने पढ़ा होगा डे बुक्स को, ठीक है। डे बुक्स क्या होती हैं? हम मिसाल के तौर पर सेल डे बुक है, हम उसमें डबल एंट्री नहीं करते, हम उसमें सिर्फ एंटर करते रहते हैं, सेल्स करते रहते हैं। वीकली या मंथली पीरियोडिकली हम वहां से फिगर्स को उठाते हैं और एक एंट्री करते हैं। फिर देखेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहीं पे रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा वो भी करा दूंगा, वैसे मेरा नहीं ख्याल पड़ेगी, बहरहाल देख लेंगे। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से एंट्री को, मतलब जब हम एंट्री सेल करते हैं कोई डबल एंट्री नहीं करते, सेल को बस लिख दे फलां बंदे को इतनी सेल की, फलां को इतनी सेल की, फलां को इतनी सेल की। हफ्ता या महीना जो आपने पीरियड रखा होता है उसके पूरा होने पर आप एक बार मेन लेजर्स में एंट्री करते हैं, डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कह लो, ठीक है। तो वो कह रहा है सेल डे बुक की कास्टिंग में एरर आ जाए या किसी अकाउंट की कास्टिंग में कोई एरर आ जाए, तो कास्टिंग एरर जब भी आएगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा सस्पेंस पे। बस ये याद रखना है, इतनी बात में सिर्फ बात याद रखने वाली ये थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी सेल जो थी वो 1000 की थी, कास्टिंग करते हुए गलती से उसको हमने 10,000 लिख दिया, मिसाल एक सिफर बढ़ गया, अब 9,000 से सेल क्या हो गई है? बढ़ गई है कास्टिंग की वजह से। इसको सही करना है तो कम करेंगे, सेल कम करने के लिए सेल क्या होगी? डेबिट, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस। ये मतलब है कि कास्टिंग एरर आ जाए किसी अकाउंट में या डे बुक में तो उसका इंपैक्ट दूसरा किसको डालना है? सस्पेंस को। अच्छा, ऐसे ही कोई लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस उठा के ट्रायल में ले जाना भूल गए, कोई डबल एंट्री थोड़ी होती है क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल में लेकर जाने की, कोई डबल एंट्री थोड़ी होती है। बोलो, आपने एक मशीनरी थी उसका क्लोजिंग ट्रायल में उठाकर नहीं लिखा, भूल गए, अब एक डेबिट बैलेंस नहीं पहुंचा तो ये भी तो ट्रायल में डिफरेंस डालेगा। डबल एंट्री तो होती नहीं है, एक डेबिट चीज आई नहीं, बस सिरे से उठा के आपने रखी नहीं, आप पता लग गया तो अब क्या करोगे? आप उस डेबिट को, फर्नीचर को डेबिट करोगे, डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस। अगले ही लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
एन अकाउंट इज नॉट पुट इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ऐसा हो जाए तो भी किसको हिट करोगे? सस्पेंस को। फिर टोटलिंग्स होते हैं, टोटलिंग्स होती हैं, जैसे कास्टिंग एरर हमने कहा ना, अकाउंट का कास्टिंग एरर हो गया या सेल डे बुक्स का कास्टिंग एरर हो गया। सिर्फ ये नहीं कि टोटल कास्टिंग होती है गलती, कभी कभी ऐसा भी होता है बुक्स चल रही होती हैं, एक सफे का एंड पे टोटल आता है, वो अगले सफे पे आपने लिखना होता है, तो टोटल सही करके अगले सफे पे लिखते हुए सफा पलटा 797 को 977 लिख दिया, हो जाता है ना ऐसे, ठीक है। तो एक सफे से दूसरे सफे पे डे बुक का कोई बैलेंस ले जाते हुए गलती हो गई या किसी अकाउंट का बैलेंस ले जाते हुए गलती हो गई, तो ये गलती भी सस्पेंस को हिट करेगी। कैसे? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी, हमने सेल डे बुक का टोटल जो था वो 980 रुपए था, अगले सफे पे लिखते हुए उसको मतलब 890 लिख दिया। अब जो फर्क है वो कम है, सेल कम है, सेल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस, ठीक है। ये लिखा हुआ आगे, टोटल ऑफ वन पेज इन डे बुक और टी अकाउंट इज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज। देखो ना, डबल एंट्री कोई नहीं होती ना इनकी, मसला ये। मैं अभी तक क्या बात की, ये तो चलो नजर आ गया, डेबिट क्रेडिट गलत था, ये तो दो एग्जांपल्स भी कर रहा है। फिर आगे क्या देखा हमने? कोई कास्टिंग एरर हो गया, डबल एंट्री नहीं, बस कैलकुलेशन एरर हो गया, तो कहां फेंकोगे? सस्पेंस में। क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट का ट्रायल में गया ही नहीं, अब ये कोई डबल एंट्री थोड़ी होती है, बस एक फिगर डेबिट नहीं लिखी, लिखनी थी नहीं लिखी, तो सिंपल उसको डेबिट लिखोगे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को डालना पड़ेगा। एक टोटल किया एक पेज के एंड पे, अगले सफे पे गलत ले गए, डबल एंट्री तो नहीं, उठा के सिर्फ लिखना था, अब वो कम या ज्यादा जो गया है उसका इंपैक्ट सही करेंगे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को डाल देंगे, ठीक है। टोटल ऑफ डे बुक पोस्ट ही नहीं की लेजर में, डे बुक का टोटल पोस्ट ही नहीं किया लेजर में, तो भी सस्पेंस को हिट करेगा। ये भी बड़ा जबरदस्त है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए टी अकाउंट इज रॉन्गली रिटन इन टी अकाउंट और ओमिटेड फ्रॉम टी अकाउंट। क्या मतलब? आपने ओपनिंग अक्यूमुलेटेड एक्शन लिखना था, नहीं लिखा, लिखना था नहीं लिखा, अब क्रेडिट साइड पे एक चीज नहीं लिखी, तो जब पता लग गया तो लिखोगे, क्रेडिट करोगे, डेबिट सस्पेंस को कर दोगे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाहर कोई बात जाएगी, ठीक है। आपने इनको देख लेना है, अगर कोई 99% ट्रांजैक्शन तो सस्पेंस वाली बात इसमें कवर हो ही जाती है तकरीबन, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, कास्टिंग एरर किसी अकाउंट में हो जाए, कास्टिंग एरर किसी डे बुक में हो जाए, क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट ट्रायल में ना जाए, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ डे बुक या टी अकाउंट अगले पेज पे गलत चला जाए, टोटल ऑफ डे बुक लेजर में ही ना जाए, ओपनिंग बैलेंस जो है वो गलती से लिखो या ना लिखो, ये सारे एरर्स किसको हिट करेंगे? भाई की बरकत से मुझे ये याद आ गया, पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है, ओके। तो तकरीबन 90% से ऊपर ट्रांजैक्शन सस्पेंस वाली इनमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन, ये जब भी ये मसाइल जब भी आएंगे तो सस्पेंस हिट होगा, ओके। 90% ट्रांजैक्शन, कोई एक आदि तो बरकत के लिए वैसे भी सवाल में होनी चाहिए जो ना आए, अल्लाह भी तो याद आता रहे हैं, सारे सवाल सही हो जाए, तो एक आदि तो वैसे भी होती है। चले वापस चलें जी, हम अच्छे भले जा रहे थे। और हाँ, ये करने के बाद आपने एग्जाम्पल 2 होमवर्क में लिखी नहीं थी, पिछली क्लास में तो लिख ली थी, तो ये भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 152 पे, पेज नंबर 152 एग्जाम्पल 2, ये आपका होमवर्क है, इसमें 3-4 आइटम्स हैं, वो बिल्कुल वही वाली हैं जो अभी मैंने पीछे आपको बताए हैं। कोई पेज टोटल आगे सही नहीं गया या किसी में कास्टिंग एरर है तो इंशाल्लाह आप ये कर लोगे, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। अब तो सिर्फ 35 मिनट रह गए बैड डाउटफुल डेट के लिए, अल्लाह खैर करे। यही तो मैं कह रहा हूँ, पिछली क्लास में पढ़ा ही नहीं गया, अब देखो हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा हुआ? एरर 5, अब जब एंड पे देखते हैं तो निकलता ही कुछ नहीं है, 5 तरह के एरर पड़े, फिर वो एरर पड़े जिनसे ट्रायल आउट हो जाता है, सस्पेंस पड़ा, बस लेक्चर ही खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, बहुत वी आर वेरी स्लो, आई एम रियली वरीड। मैं पिछली क्लास में मुझे काफी वो डिप्रेशन हो गया था, और आप कहते हो छुट्टी कर लें, हद होगी कसम से। मैं कहता हूं कोई कुछ दिन बढ़ जाए ऐसे, अगली बार 2 घंटे की क्लास रखनी है। फिर फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ अ 1 घंटा 40 मिनट तो वैसे भी है, हाँ। सवाल कर लें। फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। चुप कर जाओ, बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन होने लगी है और इसने चलना है फिर आगे, हर सवाल में आया होना करेक्शन ने, ध्यान से देखो। पहले साल ऑपरेशन का सेल 10,000, कैश रिसीव 3,000, आगे मत पढ़ो, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है। चलो उधार पे सेल्स की हैं, ये सेल्स क्रेडिट सेल्स हैं, ओके, लिख लो क्रेडिट सेल्स, 10,000 की क्रेडिट सेल्स हैं, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 है ना, हमने उधार पे चीजें बेची, एंट्री की डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर के अकाउंट में 10,000 से ओपनिंग कितना आएगा? 1 जनवरी 18 पे ओपनिंग बता दें। और भाई पहला साल ऑफ ऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, 10,000 की सेल हुई, एंट्री कोई नोट नहीं करेगा फिलहाल, सिर्फ समझे एंड पे पिक्चर ले लेना, सुनो घर जाके फिर दोबारा नोट करना ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सुनो भाई, 10,000 की सेल हुई उधार पे, एंट्री बोलो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, 10,000 से डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है जी। और कैश कितना रिसीव हुआ?
ये कहाँ गया, ये देखो, ये 10,000 की सेल है और 3,000 का कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, कैश रिसीव की एंट्री बोलो। कैश दिमाग में डेबिट, मैं सिर्फ रेलेवेंट अकाउंट बना रहा हूँ डेटर का, क्योंकि डेटर और प्रोविजन वो रिवाइज कराना है। ठीक है, कैश डेबिट डेटर कितने से जी? 3,000 से। और हम बाहर गांव में हमारी ये दुकान है, तो बाहर मंजी डा के धुप पे बैठे हैं हुक्का लगा के, और 7,000 को देख देख के खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं 7,000 को देख देख के? ये रिसीवेबल है। ये क्या है? रिसीवेबल है। बैठे हुए थे सुकून से, 7,000 को देख देख के खुश हमारी दुकान से बाबा जी आए, कहने लगे पुत्र जदों तू जमया सी मेरी दुकान तो गई सी। कहने का मतलब भाई मेरा तो तजर्बा इतना है जितनी तुम्हारी उम्र है, मैं यहाँ दुकान पे ही हूं, तो 100 में से 10 रुपए नहीं आते, ये मेरा तजर्बा है। 100 में से ये मेरा बेटा तजर्बा है जिंदगी का। यहाँ पे मैं पिछले 20-25 साल से यहाँ पर ही दुकान लगा के बैठा हूं, तो तुम नए नए आए हो, मैंने कहा बता दूं कि 7,000 को जो देख देख खुश हो रहे हो ना, इसमें से 700 कोई नहीं आना। ये मेरा तजर्बा है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है चाचा जी, जब नहीं आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तो कहने लगा, बाबा जी कहने लगे मैंने भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता था, मैंने ये शुरू किया था शुरू में, कुछ कॉन्सेप्ट में छोड़ दिया था। एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि अगर आपको शक है कि फ्यूचर में 700 रुपए का नुकसान आपका होना है, तो उसको आज ही रिकॉर्ड करो, अंदाजा लगाओ आज ही। और एक और भी कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बाबा जी तो भाई कौन सी सरकार है। एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुमने 2018 में 10,000 की सेल रिकॉर्ड की है, तो इसी में से 700 का नुकसान होना है ना, तो उस नुकसान को भी इसी साल में, रिलेटेड एक्सपेंसेस को इसी साल में रिलेटेड इनकम के साथ ही रिकॉर्ड करो। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये तुम्हें मजबूर कर रहे हैं बेटा कि तुम अंदाजा लगाओ और तुम अंदाजे की बुनियाद पे आज ही एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। हमने कहा ठीक है बाबा जी, जैसे आप कहें। अब इस अंदाजे को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोविजन एस्टिमेट। ठीक है, ठीक है। प्रोविजन हमने एक क्रिएट करनी है, एक अंदाजा लगाना है, और उस प्रोविजन का नाम कुछ भी रख सकते थे। अकाउंटेंट ने डाउटफुल डेट रख दिया, कुछ बैड डेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपने क्या करना है, इस 7,000 क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन का रेट लगाना है। सवाल में गिवन है, सवाल कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेट इज 10%। हमें शक है कि 10% पैसे रिसीव नहीं होंगे। अब ये 7,000 क्लोजिंग बैलेंस है जिस पर आपने 10% लगाना है, तो 7,000 पे जो 10% लगेगा, आंसर क्या आएगा? ये क्लोजिंग पर रेट लग के आंसर आ रहा है। तो क्लोजिंग पर रेट लग के जो चीज आएगी वो फॉर द ईयर तो नहीं हो सकती, वो भी क्या होगी? क्लोजिंग। ठीक है, वो भी क्या होगी? यार ये ऐसी चला दो भाई दरमियान वाले। तो उसूल जो सीखा था आपने बचपन में, जो जिन्होंने नहीं सीखा वो अब सीख रहे हैं, वो क्या है कि अगर आपने क्लोजिंग डेटर्स पर रेट लगाया है प्रोविजन का, तो फिर उसका जो आंसर होगा उसे प्रोविजन के अकाउंट का क्लोजिंग बनाएंगे। तो कैरी डाउन 7,000 इंटू 10% करके 700 रुपए क्लोजिंग बैलेंस में आप लिखोगे। अच्छा, यकम जनवरी 18 पर ओपनिंग शक कितना है आपको? बच्चों डेटर्स ही नहीं है, बिजनेस अभी स्टार्ट किया, तो फिर शक कहां से आ गया? ठीक है, अब मुझे बताओ बैलेंस की फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पे कितनी आ रही है? 700। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेंस का लेजर आपने देखा था एक्रूवल के टॉपिक में। एक्सपेंस का रेंट एक्सपेंस लिख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस का लेजर हम बनाते थे, तो हम कहते थे जी प्रीपेड भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, कैश भी आता है और एक्सपेंस की फिगर भी आती है। एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता था? बचपन वाली एंट्री आता है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश तो इस तरफ आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस की फिगर जाती थी, याद है वो इस तरफ आती थी। ठीक है ना, तो इस लेजर में आपको प्रॉफिट एंड यानी एक्सपेंसेस जब लेजर में नजर आएंगे तो वो क्रेडिट साइड पे नजर आएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जाती है। तो ये जो 700 रुपया बैलेंसिंग फिगर निकली है, ये प्रोविजन के क्रेडिट साइड पर निकली है, तो इसको कहा जाता है बैड डेट एक्सपेंस। क्या कहा जाता है जी? बैड डेट एक्सपेंस। ये जाया करता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये निकाला करते हैं हम इस लेजर में से बैलेंस। ठीक है, अब मैं बनाता हूं जी एक्सट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं मैं, 2019 का भी बनाएंगे, फिलहाल 18 का बना लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैड डेट एक्सपेंस नाम की चीज नजर आ रही है, यानी हमने आज ही अंदाजा लगाकर एक एक्सपेंस बुक कर लिया 700। ठीक हो गया। अगली चीज होती है जी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डेटर्स नजर आते हैं
और डेटर्स पूरे 7,000 पर ही पड़े होते हैं, उनको हमने अभी राइट ऑफ नहीं किया क्योंकि हमें शक क्या हो सकता है, भागे हो सकता है, ना भागे। लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से नेट करेंगे इसको 700 और ये 60 300 पर बैलेंस शीट के फेस में नजर आएगा। जैसे पीपीई बुक वैल्यू पे नजर आता है ना, ऐसे ही ये डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन नेट। ये तो मैंने यहीं पे वर्किंग कर दी ना, वरना नॉर्मली ये वर्किंग हम नोट में वर्किंग में जाके करते हैं। बैलेंस शीट के फेस पे डेटर्स हमेशा नजर आएंगे, अगर प्रोविजन मौजूद है तो नेट ऑफ प्रोविजन। डेटर 7,000 ही है, शक वालों को अलग रखा, जैसे एसिड कॉस्ट पे पड़ा रहता था और अक्यूमुलेशन कॉन्ट्रा एसिड अलग रखते थे और बैलेंस शीट में नेट करते थे, ऐसे ही डेटर 7,000 पे ही है, शक वाले डेटर्स को 700 अलग किया और बैलेंस शीट में आते हुए उनको क्या कर दिया, नेट कर दिया। ये एसिड और ये कॉन्ट्रा एसिड, डेटर कॉन्ट्रा डेटर, जैसे एसिड और उसका कॉन्ट्रा क्या था, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन, ऐसे ही ये डेटर और प्रोविजन क्या है इसका, कॉन्ट्रा। समझ गए? अगला साल शुरू होता है जी। हमने क्या किया, डेटर का अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया, अलॉन्ग विद इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 31 समझिए, सब कुछ हमने कर लिया जी। ठीक है, ठीक है, जाग दे हो। जिन्होंने पहली बार पढ़ा था हाथ खड़ा करें जरा, पहली बार पढ़ रहे हैं जो, हाथ खड़ा करें जरा, ऊंचा हाथ खड़ा करें। हाँ, समझ आ रही है, अभी तक समझ आ रही है? चलो देखते हैं कहां पे आगे कोशिश करते हैं ना आए समझ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, चिट्टी शर्ट वाले भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 7, एग्जांपल 1 को काटें, क्वेश्चन 7 लिख दें यहां पे। कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 7, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल की सेल्स हैं, ओहो पहले सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, ओहो ये मैंने उधर बनाना शुरू कर दिया, चलो अल्लाह की मर्जी, अब क्या हो सकता है। ठीक है, ये सवाल इतना ऊंचा चला गया ना, ना बस ये सब मिटा देते हैं ना अब, कोई ना कोई ना। अच्छा चलें, अब अगला साल शुरू होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाना है, सबसे पहला काम ये किया करते हैं हम। ठीक है, तो यार आप ना जरा भाई नीचे ही आ जाओ, अब मेहरबानी आप लोगों की। हाँ, ये जरा अपने क्वेश्चन के पास आए ना आप लोग। अच्छा जी, अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आया, डेटर्स, डेटर्स का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। ये क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम्स हैं तो इनके क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेंगे। डेटर का 1 जनवरी 19 पर ओपनिंग आ रहा है 7,000, ये यहां से क्लोजिंग ओपनिंग बन गया 7,000, नजर आ रहा है 7,000। अच्छा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन आ गया 700। ठीक हो गया जी। अब अगले साल का डाटा पढ़ते हैं, कहता है जी सेल्स 10,000 है, कैश रिसीव्ड 8,000 है, अच्छा 20,000, एंट्री बोलो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 20,000 और कैश कितना आया, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 8,000 से, और असल में लोग भाग गए, एक्चुअल बैड डेट्स 300। प्रोविजन का रेट आज भी 10% ही है, बाबा जी साथ बैठे हुए ही कह रहे हैं 10% नहीं आएंगे। ठीक है, 300 भाग गए, 300 रुपए अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हुआ करती है, कर दें एक बार, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट 300 से और डेटर क्रेडिट 300 से, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। ठीक है, ये डेटर, अभी मैंने इसको चेंज करना है इसलिए नोट ना करना, ये एंट्री बदल जाएगी। अब जी अगली बात, क्लोजिंग डेटर्स हैं 31 दिसंबर 19 पर, क्लोजिंग डेटर्स हैं कितने, बैलेंसिंग फिगर बताओ। हाँ 18,700 कह रहे हैं भाई। ठीक है, 18,700 पर 10% लगाएं तो 31, ये क्या हुआ, अच्छा 31 दिसंबर 2019 पर कैरी डाउन निकालना है तो 18,700 पर 10% लगा लें। ठीक है, ये आ गया 1870। अब वही वाला काम दोबारा, बैलेंसिंग फिगर बैड डेट, एक मिनट कर लेने दे मुझे क्योंकि बच्चे ऐसे ही बैठे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए खामोशी से। बैड डेट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, बैलेंसिंग फिगर वो कितनी आई, 1170। ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया 2019 का 11700,
ठीक हो गया? अच्छा 01170, ठीक है जी एक्सपेंस। अब इस बैड डेट एक्सपेंस के लेजर को भी क्लोज करना है। ये क्लोजिंग यहां पे कैरी डाउन लिख दो, तो यहां से जाएगा ट्रायल में और वहां से एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको कैरी डाउन लिखो चाहे इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो बोलो लिख सकता हूं मैं, इजाजत है? जिनको तकलीफ है वो कैरी डाउन लिख लें, वहां से ट्रायल में जाएगा, ट्रायल से प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट लिख दें जरा, ठीक है। अब बैड डेट एक्सपेंस के साथ साथ एक बैड डेट एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ भी आ रहा है। ये कितना है जी? 300। अब ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन टोटल कितना बनता है? 1470। अब अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि यार ये अजीब सी एक सिचुएशन सामने ले आए आप कह रहे हैं जी शक है कि इतने भागेंगे और इतने भाग गए हैं। आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और उसमें ये फिगर कंबाइन कर दो। हम अंदाजे की बुनियाद पे बहुत सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो आप ऐसा करें इन दोनों अकाउंट्स को इकट्ठा कर लें। अब आईकैप क्या करता है? प्रोविजन को बैड डेट रिटर्न ऑफ में फेंक लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बैड डेट को प्रोविजन में फेंक लेते हैं। बात एक ही है। अब तो वैसे ही एमसीक्यू वाले एरिया से आप गुजर आए हैं, ठीक है, बैड आउट डेट के टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे कर लें जैसे मैं कह रहा हूं, प्रोविजन और एक्चुअल बैड डेट्स अलग अलग लिखने की बजाय हम इसको क्या करेंगे? ये देखें जी, ये जो बैड डेट रिटर्न ऑफ है ये प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट मत फेंकें, बल्कि इस 300 को यहां बैड डेट रिटर्न ऑफ के लेजर से निकालें, क्रेडिट करके इसको फेंक दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लेजर में। यहां पे जाकर लिखें बैड डेट रिटर्न ऑफ और यहां पे लिख दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हुआ क्या? ये बैड डेट रिटर्न ऑफ का लेजर जो है ये अपनी मौत आप ही मर गया। 300 डेबिट था, 300 क्रेडिट होकर निल हो गया। और यहां पर अब अगर बैलेंसिंग फिगर आप निकालते हैं तो वो कितनी आती है बताएं? बोले 1470, ऐसा ही है। तो यही तो हम कह रहे थे कि इकट्ठा कर दो 1470, 1170 और 300 अलग अलग जाने की बजाय इसका वजूद ही खत्म कर दो, बैड रिटर्न ऑफ का वजूद ही खत्म कर दो और एक फिगर बैलेंसिंग निकाल कर ले जाओ 1470 की। इसमें एक्चुअल भी पड़े हैं और एस्टिमेटेड भी पड़े हुए हैं, ठीक है। डेटर्स का क्लोजिंग क्या है? 18,700 और प्रोविजन का क्लोजिंग है 1870, ऐसे ही है ना। और ये जो भी होगा उस पर नजर आ जाएगा। बता दो चलो अब 8, ठीक है। ले जी, ये प्रोविजन का टॉपिक, ठीक है। अब कुछ एंट्रीज में आपको ना जरा सिखाना चाह रहा हूं। पिक ले लें, इसकी पिक ट्यूरे ले लें, समझ आया जी? भाई ये 300 का एक्सपेंस अलग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, उसकी बजाय हमने इसको प्रोविजन में फेंका। प्रोविजन में फेंका तो ये 300 भी इस एक्सपेंस की फिगर में ऐड हो गया, बैलेंसिंग फिगर जब इकट्ठी एक ही फिगर चली गई। एक्सपेंस है, रिवर्सल है, सब कुछ ऑटोमेटिकली इससे हो जाया करेगा, बस आपने इकट्ठा कर लिया करना। बल्कि मैं तो अभी इस अकाउंट को ही बनाना छोड़ दूंगा, अभी मैं एंट्री की तरफ लेके जा रहा हूं आपको, जो एंट्रीज मैंने सीखी। अभी देखते हैं कौन सा बनेगा, जो बचाया हमने वही बनेगा। एंट्रीज करते हैं क्योंकि हमने करेक्शन ऑफ एरर में एंट्रीज से ही काम चलाना है। जल्दी करें, टाइम तो मुझे कम लग रहा है, तस्वीरें नहीं खींची जा रही हैं ताड़ियां। अच्छा इधर देखें जी, ये बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज, सब बच्चे बात सुन लें। ये प्रोविजन में 300 गया, ये और ये डेटर के अकाउंट से क्रेडिट होकर वहां पे डेबिट हुआ था। स्काई ब्लू नजर आ रहा है? ये दो एंट्रीज हैं, बेसिकली दो एंट्रीज हैं अगर आप गौर फरमाएं तो। पहली एंट्री हुई थी, बोले बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, कितने से? 300 से, ठीक है। उसके बाद आपने इस 300 को ट्रांसफर किया, भाई ध्यान से देखना, ठीक है, ट्रांसफर किया बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्रेडिट करके प्रोविजन को, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करके बैड डेट रिटर्न ऑफ के लेजर को क्रेडिट कर दिया। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये दो एंट्रीज अगर आप इन दो एंट्रीज को गौर से देखें, गुस्से से देखें, तो आपको नजर आएगा कि बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट हुआ है और बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट हुआ है। तो ये एंट्री दो करने की बजाय और ये लेजर बनाने की बजाय हम एक ही एंट्री क्यों ना कर लिया करें? जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं, साथ वाले बच्चों को जगा दें जी प्लीज, बड़ी अहम बात हो रही है अब, ठीक है। जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं, वो एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री हम अब ऐसे कर दें, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट करने की बजाय प्रोविजन डेबिट और डेटर, यानी इस लेजर में बैड डेट्स आए और गए, तो इस लेजर को ही साइड पे कर दो। ये बैड डेट आए और ये गए, उससे बेहतर क्या है, आप एंट्री क्या बना लो एक्चुअल बैड डेट की, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। एक अकाउंट भी गया
एक स्टेप भी गया, सुकून हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम किया करेंगे, ये एंट्री हम किया करेंगे। ये एंट्री क्या हुआ करेगी, बोलें, ठहर। ये एंट्री हम किया करेंगे, ये एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, कितने से, 300 से। ठीक है, और ये एंट्री बनी है इन दो एंट्रीज को कंबाइन करके। ठीक है, लेकिन लिखेंगे दोनों तरफ बैड डेट रिटर्न ऑफ ही। ये लेजर निकल गया बीच में से, डेटर में बैड रिटर्न ऑफ लिख दो, प्रोविजन बैड रिटर्न ऑफ लिख दो, बस कहानी खत्म, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंट्री क्या हो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, सामने दोनों के क्या लिखोगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये मैं वो काम कह रहा हूं आपको, जब FAR 2 तक आपके काम आएगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये लेजर नहीं बनाएंगे, बस यहां पे हमेशा बैड रिटर्न ऑफ डाला करेंगे। ठीक है, डन। अगली बात, ये भी तो एंट्री हो रही है, ये भी तो एंट्री है भाई, इसको क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे। ये क्या एंट्री हो रही है, ये क्या एंट्री हो रही है, ये प्रोविजन की एंट्री कहलाती है, प्रोविजन की एंट्री कहलाती है। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, आज ये भी सीख लें आप। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, जैसे कोई एक्सपेंस डेबिट होता था, और प्रोविजन, जैसे प्रोविजन, जैसे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, ऐसे ही बैड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। कितने से जी इस सवाल में, 1470 से। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज आपको करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। करीब कर लेते हैं इसको, रबर दू, और ठहर जा एक मिनट, मैंने सेट कर दे जरा, मैं आ रहा है ताडे वाली पाइन, 1470 और 70। ठीक है जी, और ये दो एंट्रीज अब आपने हमेशा के लिए याद रख लेनी है, एक्चुअल बैड डेट की एंट्री और दूसरी प्रोविजन की एंट्री। एक्चुअल बैड डेट की एंट्री हुआ करेगी प्रोविजन का लेजर डेबिट डेटर क्रेडिट, यानी डेटर्स को इससे कम कर लिया करेंगे, और प्रोविजन की एंट्री हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे ऊपर जाके भी, वैसे ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपने अंदाजा लगाया था कि 700 रुपए नहीं आएंगे, लेकिन एक्चुअल में आ गए और भागे सिर्फ 300 लेट से, तो बैड डेट 300 हुए, तो बाकी क्लोजिंग जीरो। अभी करते हैं अगले सवाल में, यही करना है हमने। ठीक है, तो यहां पे बैड डेट एक्सपेंस की फिगर इस तरफ भी बैलेंसिंग आ जाया करेगी। ऐसी सूरत में एक्सपेंस नहीं होगा, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस होगा, कोई मसला नहीं। यही एंट्री बदल के क्या हो जाएगी, ये एंट्री बैड एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग उधर चली जाएगी ना, तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस का कम होना, लाइक इनकम, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस या इनकम एक बात होती है। मैकेनिज्म ही ऐसा बना हुआ है कि आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगी। बहरहाल इसको देखते हैं। फिलहाल ये दो एंट्रीज आपने नोट करनी है, जो मैंने नीचे वाली एंट्री नहीं, बस वो तो ड्राइव करने के लिए थी। एंट्री हमारी ये होगी, बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, दोनों अकाउंट्स में लिख लिया करेंगे। और बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री क्या करेंगे, बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये है फॉर चार्जिंग बैड डेट एक्सपेंस। और अगर रिवर्सल होगा तो इसी के उलट हो जाया करेगी। वो फिर याद एक करो, जहां जरूरत पड़ेगी उल्टाने की फिर उल्टा भी लेंगे, दो चीजें याद नहीं हो सकती। बट चार्जिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की चार्ज करने, एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला एक्सपेंस जो है, बैड एक्सपेंस चार्ज करने की एंट्री याद कर लो, जैसे डेप्शन चार्ज करने की एंट्री याद की, रिवर्सल की ऑपोजिट कर लेते हो। तो बैड एक्सपेंस चार्ज करने की एंट्री क्या है, बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और अगर कभी रिवर्स करना पड़ेगा तो इसी के उलट कर लेना है। ओके, अब बोलो भाई क्वेश्चन। जी 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 जी, प्रोविजन नहीं, कॉन्ट्रा नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नाम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी होता है कहीं ना कहीं पुरानी किताबों में। नॉर्मली अब ये कर पिक्चर बना लेना भाई, वो पहले बन गई है। नहीं, पहले इसको अलग से करो, ये दोनों एंट्रीज जरा अलग से आपको नजर आनी चाहिए। यहाँ ये एंट्री है और ये एंट्री है। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज हो गई हैं, तो फिर सारी पिक्चर बेशक ले लें, बल्कि अब उसको छुपा ही लेते हैं उन एंट्रियों को, ऐसे कर ले। तो बैड एक्सपेंस का लेजर बना के टाइम जाया नहीं किया करेंगे, ट्रांसफर ही कर देना उसको। अभी तो असल काम करना है, ये तो था पेन कॉन्सेप्ट। अब सही मानों में प्रोविजन की समझ आ जाए, इसके लिए इसी सवाल को थोड़ा सा पिछली बार जब चेंज किया था तो यहां पे डाल दिया। ठीक है, पहला साल तो बिल्कुल वैसा ही है ना, इसको मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अच्छा जी, सवाल वही सेम है, ये देखें। अब ये यहां पर जो एग्जांपल आ रही है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट की हेडिंग के नीचे एग्जांपल 1 और 2 जो बनी है, यही सवाल है, लेकिन इसमें ना ये अज्यूम कर लिया गया था पिछली दफा, मैंने बच्चों को आज ऐसे कर लो, पिछली से पिछली दफा की बात,
कि अगले साल बिजनेस क्लोज हो गया, तो फिर जरा सा प्रोविजन समझ आ जाती है। तो वो सवाल वही है, हम समझ के आ गए हैं, वो कंटिन्यूइंग बिजनेस है, यहाँ पे हमने बिजनेस को रोक देना है अगले साल। तो पहला साल बिल्कुल वही है। फॉलोइंग इज द डाटा फॉर फर्स्ट ईयर ऑपरेशन। क्रेडिट सेल्स है 10,000, कैश रिसीव्ड 3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट है 10%, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018, और वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अभी देखी थी। तो ये पहला साल मैंने ऐसे ही फिर उठाकर कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे कर लेता हूं मैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे तो होता है ना, आपने यूं बनाना होता है 19, 18, 17, लेकिन क्योंकि ये पहले 2018 आ गया ना, तो मैं यहाँ पे 18 बना दूंगा, उसके सामने यूं 19 और फिर वो ABC का पार्ट करने हैं ना, ठीक है, वो उसमें से कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मुझे वहीं से उठा लेना चाहिए, लेकिन चलें अब यहाँ बना लेते हैं दोबारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नजर आएगा बैड डेट एक्सपेंस कितना है जी 2018 में, 2018 31 दिसंबर 2018 में बैड डेट एक्सपेंस कितना है जी 700, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी सी जगह ऊपर करनी पड़ेगी जी, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो ना, आप कुछ भी नहीं पढ़ा, देखो ऐसे ही पिछली क्लास में भी ना बिल्कुल ऐसे ही सारा टाइम जाया हुआ है। बड़ी सच्ची मुच्ची मुझे डिप्रेशन हो गया था पिछली क्लास में, पढ़ते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं क्या करते हैं। देखो कुछ पढ़ा है अभी तक? एक सवाल को हाथ नहीं लगाया हमने अभी तक, एक सवाल नहीं किया हमने। कम से कम सवाल 2 सवाल करने थे, चलो एक तो कर ही लेते ना। इतने सुस्त हैं, इतने सुस्त हैं कि बस। अच्छा देखो, अब इधर देखो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में डेटर्स, बड़ा दुख होता है मुझे आप लोगों को इस तरह के एटीट्यूड को देख के ना, जब पढ़ते नहीं है। देखे ना, कुछ भी नहीं पढ़ा आज। बस ये थोड़ा थोड़ा जो पढ़ते हैं ये घर पे पढ़ लिया करो, बस कम से कम इतना तो करते हो, थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं घर पढ़ लिया करो, कभी ज्यादा भी पढ़ना शुरू करेंगे। क्लोजिंग 7,000 और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700। अच्छा वैसे आपस की बात है, मजाक नहीं कर रहा, पिछली क्लास में यही लगता है कि बहुत कम पढ़ा है, लेकिन आपकी क्लास में ज्यादा नहीं, ठीक ही पढ़ा था। नहीं, सुस्ती है आप लोगों की, आप आसान चीज को भी इतना मुश्किल से कैसे, पता नहीं हो ही नहीं रहा, ऐसे लगता है काम आपसे। अच्छा जी सुने, अब 2019 में देखो, कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 1, अज्यूम दैट बिजनेस इज क्लोज्ड इन 2019। अब प्यारे बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, और फिलहाल ये पार्ट ए है। भाई बिजनेस तो हमने बंद कर दिया, लेकिन आपको पता है अभी भी हम बार मंजी डा के हुक्का बाल के बैठेंगे, क्योंकि हमारे पैसे अभी रिसीव होने हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, और शक वाले तो डेटर्स मौजूद ही हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डी डेट्स कितना जी 700। अब अज्यूम करो जी बिजनेस इज क्लोज्ड एंड देयर इज नो मोर सेल इन 19, बस बैठे हैं रिकवरीज के लिए। प्रिपेयर डेटर अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं जी, बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं जी, बना रहे हैं, हाँ जी वही 19 की बना रहे हैं। इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस, ए अलग से कैश रिसीव हुआ 6300, और एक्चुअल बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ है वो 700। जो शक था वही हुआ। कैश कितना रिसीव हुआ 6300, और 700 क्या है एक्चुअल रिटर्न ऑफ। तो उसकी एंट्री क्या सिखाई थी आपको अभी, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। यहां भी लिखो बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहां भी लिखो बैड डेट रिटर्न ऑफ। इससे कोई मसला तो नहीं हो रहा? ऐसे नहीं आधा घंटा उस सवाल पे लगा के आया, सिर्फ इसीलिए लगाया था कि अभी मसला ना हो। ठीक हो गया जी? अब जी बाकी क्लोजिंग कितना बचा, जरा ये जरा बता दे मुझे। यहां पर क्लोजिंग कख नहीं बचा, क्लोजिंग खत्म। कह रहे हैं 7,000 आने थे, 6300 आए, बाकी कुल वाला पढ़ो और चलो घर, ठीक है, बंद करो का। तो क्लोजिंग में फिर प्रोविजन 0 के ऊपर 10% कितनी आएगी? अच्छा 0 ही आएगी, वाह बड़ी बात है। 0 पे 10% लगाएं तो 0 ही आता है। अच्छा वाह, 10 आता है यार, किसका 10 आता है यार? अच्छा क्यूएम एग्जाम वालों का। अच्छा बच्चों इधर देखो, अब अगर ये मामला हो तो 19, ये 19 जो है ये फिलहाल मैं ए पार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कितना एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मजीद गया है, बताओ। बैड एक्सपेंस जो बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है कितनी है? ये क्या चक्कर हुआ फिर?
जितना शक था 700 वही भागे, तो ये एक्सपेंस तो पिछले साल ही हम बुक कर चुके थे, इस साल मजीद कोई एक्सपेंस बुक करने की जरूरत नहीं पेश आई। ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो साल एंड कर दिया हमने, बिजनेस ही बंद कर दिया। अच्छा, ये डन हो गया। चलो अब रेड कलर से हम बी करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 ही है, ठीक है। बी पार्ट हम करने लगे हैं और डेटर्स की राह देख रहे हैं हम बैठे। यकम जनवरी 19 पर, जो कि 7,000 ब्रॉड डाउन है, ठीक है। और शक हमें है पहले से ही, शक की निगाह से देख रहे हैं हम 700 रुपयों को कि ये शायद ना आए। हाँ समझ लो, एक बंदे ने 1 रुपया देना है तो फिर 700 लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं। और बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब बी ऑप्शन, कैश रिसीव्ड इज, इसको 6,000 कर लें, गलत है ये फिगर गलत है, इसको सही कर लें। ये कैश रिसीव्ड इज 6,000 कर लें जी, सही कर लें सवाल को। कैश रिसीव्ड इज 6,000 एंड एक्चुअल बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ हैं 1,000, ठीक है। तो कैश कितना रिसीव हुआ जी? कैश डेबिट सेल्स डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 6,000 से, बाकी जो 1,000 बच गया वो क्या कह रहे हैं, 1,000 रुपए को प्रोविजन में डेबिट करके डेटर में क्रेडिट कर दो। ये जी बैड डेट रिटर्न ऑफ है, भाग गए हैं जी ये, बस कुल्लू वाला पढ़ लें। अब मुझे बताओ क्लोजिंग कितना बचा है? क्लोजिंग क्या बचा है? 0 डेटर्स बच गए, और 0 पर 10% लगेगा तो क्लोजिंग में प्रोविजन 0 इंटू 10% 0 ही आ गई। वाह, क्लोजिंग 0 डेटर्स हो गए ना। अब जरा मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? तो क्या आएगा यहां पर? बैड एक्सपेंस। अब ये क्या चक्कर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, ये 300 क्यों जा रहा है? शक था 700 भागेंगे, 700 का एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर लिया था 18 में, 19 आया तो 1,000 रुपए लेकर भाग गए। तो 300 मजीद एक्सपेंस बुक करना है। तो अगर ये सिनेरियो हो 19B, तो 700 का रिकॉर्डेड था ऑलरेडी एक्सपेंस, 300 का मजीद रिकॉर्ड कर लिया। ये मैं नहीं लिख रहा, पता है ना, 19 के अंदर तो ये सब 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, डेटर तो खत्म हो गया, प्रोविजन भी खत्म हो गई, ठीक है। अब चलो लिख देता हूं कि यहां पे अब हो गया तो, ठीक है। और लास्ट ग्रीन से करेंगे, ये तो मेरी टेंशन लगी रही कि पढ़ाई कुछ नहीं। 19 का सी यहां पे करते हैं जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 15 मिनट पहले छुट्टी होगी। डेटर की राह देख रहे हैं, यकम जनवरी 19 पर 7,000 रुपए देख रहे हैं कि आएंगे, और बाबा जी ने जो डराया था वो यकम जनवरी 19 पर 700 रुपए, वो शक भी है हमें। और सुबहान अल्लाह, कैश रिसीव्ड इज 67 और एक्चुअल बैड डेट सिर्फ, लोगों को तो लगता है कि आखिरत की फिक्र आ गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी, तो 6300 आ गए। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 6700। 300 रुपए क्या है, अब जरा डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा। तो 300 रुपए प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, ये क्या है जी? ये बैड डेट रिटर्न ऑफ है जी, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ है जी। अच्छा, तो क्लोजिंग कितना बचा? क्लोजिंग क्या बचा? 0, डेटर 0 हो गए। अच्छा, प्रोविजन फिर कितनी होगी? प्रोविजन भी 0 ही होगी जी, 0 का 10% 0। और इस बार एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रही है, यानी के अंदाजा लगाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में 700 का एक्सपेंस जाएगा, लेकिन सिर्फ 300 का गया, तो 400 पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, उसको कम कर लें। देखिए एंट्री भी क्या बन रही है, प्रोविजन डेबिट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस 400 से कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना लाइक इनकम रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो 18 में, ये 18 इस तरह से है असल में, ये 18 सेम है, बाकी आगे वो 19 के 3 साल है, ठीक है ना। ये 19 के 3 ऑप्शन है 19 साल में। ले, तो 700 का एक्सपेंस बुक किया था, जबकि सिर्फ 300 का हुआ, तो अब पता लग गया है, तो 400 के एक्सपेंस को क्या कर दो, रिवर्स। चलो अब भाई 13 और 16 थे ना,
एग्जाम्पल 3 के साथ, और 13 और 16 को अब लाजमी कोशिश कीजिएगा, उसमें कुछ मसले मसाइल अभी भी आएंगे, कोई नहीं, उनसे परेशान नहीं होना, और कल इंशाल्लाह मैं फिर वो दोनों सवाल करवा दूंगा। होपफुली कल इन्वेंट्री को भी रिवाइज करेंगे। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।